सीमांचल के पिछड़ेपन की तारीख जो लोग आज बता रहे हैं, तो वो तुलना क्यों नहीं करते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। देश में जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुस्लिम देश के प्रति वफादार नहीं है, ये वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं जिनके बाप दादा की कोई देश की आज़ादी में कुर्बानी नहीं। एक मौका देना चाहिए फौज में मुस्लिम बच्चों को। कि पाकिस्तान, उकिस्तान, बांग्लादेश ये सब का है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जैसे 2005 के बाद से मैदान में उतरे, तो अब तक मैदान में ही है और इस मर्तबा तो लग रहा है कि सबका रिकॉर्ड टूटेगा। सबसे ज्यादा उर्दू टीचर, सबसे ज्यादा मदरसे में असातिज़ा आप ही के सीमांचल के एरिया से। इलेक्शन को देखते हुए इदारे शरिया की तहरीक बेदारी रोकी गई थी, अब चालू हो जाएगी। नमस्कार, मैं अजहर रहमानी और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। इस समय हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी साहब के बारे में। आइए हम उनसे बातें करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अल्पसंख्यक की तरक्की के लिए, उनके हित के लिए इनकी ये क्या कोशिशें हैं और वो कितनी कामयाब अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सीमांचल की आवाज के दर्शकों को, आपको, पूरी टीम को का मैं शुक्रिया अदा करूं और इसके जितने व्यूवर्स और दर्शक हैं सबको मैं धन्यवाद करूं, मुबारकबाद दूं। माइनॉरिटीज कमीशन है ये संविधानिक पद है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि धार्मिक एतबार से या ज़बानी एतबार से अगर कोई बिहार में थोड़ी आबादी में है जो माइनॉरिटीज की अल्पसंख्यक के श्रेणी में आता है, उस पर अगर यदि कोई अत्याचार करे, प्रताड़ित करे और संविधान और कानून में मिले हुए उसकी आज़ादी, फ्रीडम और अधिकारों पर अगर कोई आक्रमण करे, तो कायदे से उसकी निगरानी और उसके निराकरण का जो नियम और संविधान के अनुसार अधिकार मिला है, उसको इस्तेमाल करने में बिहार माइनॉरिटीज कमीशन कहीं से कोई किंतु परंतु और मरम्मत नहीं करता है। अब रहा ये कि बिहार के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, तरक्की के लिए क्या किया है, तो ये सभी लोगों को मालूम है कि अकलियत हो कि अक्सरियत हो, अल्पसंख्यक हो कि बहुसंख्यक हो, सबके लिए काम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो किया है, वो आंखों से दिख भी रहा है और जनता बोल भी रही है। और बिहार की जनता को इस बात का भरोसा है, वरना 5 साल तक किसी माननीय विधायक या किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि रहते हुए अपने क्षेत्र की जनता के बीच अविश्वास पैदा न हो, ये बड़ा आसान नहीं होता है। लेकिन देश का पहला मुख्यमंत्री, पहला नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो 2005 से लगातार बिहार में मुख्यमंत्री हैं और जो काम किए हैं, विपक्ष हो या दूसरे राज्यों के या दूसरे दलों के नेता हैं, वो इसी पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि इतने लंबे काल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी के खिलाफ एंटी कैम्पेन्सी क्यों नहीं हो सकी और बिहार की जनता में एंटी कैम्पेन्सी के बजाय ग्राफ इतना हाई, जनता के बीच में चाहत इतनी,
और लोकप्रियता का तूफान लोगों ने इस बिहार विधानसभा के चुनाव में देखा है। इसीलिए आपका जो सवाल है कि क्या क्या काम हो रहा है, तो कमीशन के बारे में बता ही दिया, राज्य के बारे में बता ही दिया, और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री निकले हैं, जबकि हर नेता चुनाव के बाद 6 महीना आराम करता है, लेकिन सरकार बनने के बाद एपिसोड मेजॉरिटी मिलने के बाद, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जैसे 2005 के बाद से मैदान में उतरे, तो अब तक मैदान में ही हैं और इस मर्तबा तो लग रहा है कि सबका रिकॉर्ड टूटेगा। इसलिए जो काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, और आपके चैनल से भी मैं आम जनमानस, माइनॉरिटीज के जितने लोग हैं, चाहे मुस्लिम हों, सिख हों, बुद्ध हों, जैन हों, क्रिश्चियन हों, या बंगाली माइनॉरिटीज, बंगाली हों जो भाषाई माइनॉरिटीज में हैं, अगर कहीं किसी को असुविधा हो, कोई दबंगई कर रहा हो, शासन प्रशासन नोटिस न ले रहा हो, तो न्याय और जस्टिस के लिए बिहार अल्पसंख्यक आयोग का दरवाजा 24 घंटा खुला है। सर, आप अभी सीमांचल की धरती पे है, तो सवाल सीमांचल की धरती की सबसे पहले पूछना लाजमी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आपने बेदारी कॉन्फ्रेंस के तहत पूरे बिहार के अलग-अलग जिलों में और बिहार से बाहर भी आपने एक कारवां चलाया था कि मुस्लिमों को जागरूक करना। आपने मुस्लिमों को जागरूक करने का प्रयास किया था, जागरूक करने का काम भी किया था। लेकिन क्या लगता है आपको सीमांचल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। आखिर सीमांचल इतना पिछड़ा क्यों है, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? इसको क्या माना जाए कि सिर्फ़ वो एक राजनीति की आपकी वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये था कि उसके उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा सीमांचल में? किशनगंज में तो मैंने तहरीक बेदारी अभी नहीं हुई है, होने वाली है, और इलेक्शन ही की वजह से तहरीक बेदारी हमको रोकना पड़ा था। इलेक्शन को देखते हुए इदारे शरिया की तहरीक बेदारी रोकी गई थी, अब चालू हो जाएगी। जहेज के खिलाफ, प्रताड़ना के खिलाफ, नामूसे रिसालत के पक्ष में कानून बनाने के लिए, उर्दू को लेकर के, माइनॉरिटीज को हुकूक को लेकर के, उसमें से कई एक पर राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने नोटिस भी लिया है। अब रही बात ये कि सीमांचल पिछड़ा क्यों है, ये भाई सीमांचल के पिछड़ेपन की तारीख जो लोग आज बता रहे हैं, तो वो तुलना क्यों नहीं करते हैं कि पहले क्या था अब क्या है, पहले क्या तरक्की थी अब कितनी तरक्की है, पहले विकास की गति क्या थी अब विकास की गति क्या है। सबसे ज्यादा मदरसे इमदादी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में। फिर बच्चे हमारे दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं, इसका जवाब लोग क्यों नहीं मांगते मदरसे वालों से। सबसे ज्यादा उर्दू टीचर इस क्षेत्र में हैं। फिर आखिर हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, गांव वाले निगरानी क्यों नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, चाहे टीचर के जरिए हो, टीचिंग में हो, या जिस किसी में भी हो, हर उस इलाके में बिहार के मुख्यमंत्री ने एग्रेसिव होकर काम किया। अब सारा काम, सुविधा और सहूलत तो मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अब बदलाव के लिए या उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ जिम्मेदारियां जनता की भी होती हैं। अब यहां एक सवाल मैं आपसे करता हूं, अब वो सवाल ये है कि बरसों बरस से इस इलाके में सबसे ज्यादा एमएलए मुसलमान होते रहे, सबसे ज्यादा एमपी मुसलमान हुए, फिर ये पिछड़ेपन का रोना क्यों, किस बात का रोना। जनप्रतिनिधि तो आप ही थे, एमपी एमएलए मिनिस्टर तो आप ही थे, तो हाउस में क्या कर रहे थे। लेकिन लोगों के मांगने का मौका नहीं दिया, सवाल का मौका नहीं दिया, और बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद से देख देख करके, किसी ने सोचा था
एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज यहां बनेगा? किसी नेता ने लिख के दिया था? ये जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई की क्या किसी गांव के किसी जिला के मुसलमानों ने कोई आवेदन दिया था? कोई धरना प्रदर्शन किया था? क्या सदन में किसी नेता ने किसी विधायक ने कोई आवाज उठाई थी? क्या किसी ने डिमांड किया था कि एएमयू की शाख यहां बने किशनगंज में? तो ये सारा कुछ बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने तौर से अपने देख करके किया। उसके बाद भी एक शुक्रिया का हकदार नहीं है। किसी तंजीम, किसी संगठन, किसी समूह को तौफीक हुई कि चलकर कम से कम बोल दें कि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 222 एकड़ जमीन बिहार सरकार के खजाने से खरीद कर दिया। कोई शुक्रिया का एक सम्मेलन हुआ? सबसे ज्यादा उर्दू टीचर, सबसे ज्यादा मदरसे में असातिज़ा आप ही के सीमांचल के एरिया से। क्या किसी ने शुक्रिया अदा किया? कोई करे न करे, मुख्यमंत्री का एक ही मिशन होता है, हम वोट की फिक्र नहीं करते, काम की फिक्र करते हैं, वो काम करते रहते हैं। सर, अभी आपने मदरसा के शिक्षकों के बारे में, मदरसा के हालात के बारे में बताया, खास करके एमयू का आपने ज़िक्र किया। तो एक समय था कि नीतीश कुमार के आप सबसे खास सिपा-सलारों में से हुआ करते थे, फिर बीच में दूरियाँ बढ़ी और फिर आप एक बार अभी काफ़ी करीबी हैं उनके। तो ऐसे में आपके द्वारा जो एक आपने भी कई बार मुद्दा उठाया है मदरसा के शिक्षकों के बारे में, उसकी उन मदरसा की तरक्की के बारे में और खास करके एमयू के फंड रिलीज़ होने के मामले में। तो आखिर अब इन मुद्दों पे आप कितना डटे हुए हैं और उसको लेकर आपके क्या मतलब आपके आगे की ये होगी? दूरियां कभी न थी, न है, न रहेंगी। उनको विकास से मतलब है, हमको विकास की गति में हम कहाँ काम आ सकते हैं उससे मतलब है। इसलिए न दूरियां कल थी, न आज है, न आगे रहेंगी। यह स्वार्थ या मफाद का मामला नहीं है, मामला तरक्की का है। और उनका एहसान है कि जिस माइनॉरिटीज तबके को सिर्फ वोट के लिए, मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए धाराऊ माल लोग समझते थे, या ये समझते थे कि ये मेरी पूंजी है और इसकी जरूरत सिर्फ चुनाव भर में रहती है, समय आवे पिजड़ा से बाहर करो, फिर पिजड़ा बंद कर दो। उस पिजड़ा की तीरियों को तोड़ करके आजाद कराने में जो मेरा रोल था वो सबको पता है। और जो मिशन और जो एजेंडे हैं, देश दुनिया पार्टी नेता सब जानते हैं कि बलियावी जो वक्त और जरूरत है उस पर बलियावी मुखर होकर के अपनी बात करते हैं, करते रहेंगे। सर, आपने फ़ौज में मुस्लिम रेजिमेंट के का बहस को छेड़ा था, जिसके बाद से बहस काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो आप अभी एक संवैधानिक पद पे हैं। ऐसे में उस बयान पे आप कितना अब मतलब खड़े हैं अब आज भी? देखिए, देश में जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुस्लिम देश के प्रति वफादार नहीं है, ये वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं जिनके बाप दादा की कोई देश की आजादी में कुर्बानी नहीं है। जिसकी कुर्बानी है उसके बाप दादा का नाम इंडिया गेट पर लिखा हुआ है, आराम से पढ़ा जा सकता है अगर आंख की रोशनी ठीक है तो उस संदर्भ में आज भी मैं उस पर डटा हूं कि देश में एक अच्छा वातावरण अपने वतन की मिट्टी के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, जहां आम भारतीयों के मन में कुर्बानी देने का जज्बा है, उसी तरह मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चों में भी कुर्बानी देने का जज्बा है। याद कीजिए वो तारीख जब खान अब्दुल गफ्फार सरहदी गांधी ने को किसी ने कहा था कि मुसलमान वो किसी अन्य विचारधारा के थे जिन्होंने कह दिया था कि मुसलमान मैदान छोड़ के, अंग्रेजों ने कहा था कि मुसलमान मैदान छोड़ के भाग जाता है। यही खान अब्दुल गफ्फार खान ने विक्टोरिया को ललकार के कहा था कि चलो जलियाना वाले बाग में अगर किसी मुसलमान के पीठ पर गोली लगी होगी तो हम अपने आप को जंगे आजादी की लड़ाई से बाहर कर लेंगे। लाशें पलटी गई तो हर मुसलमान के सीने पर अंग्रेजों की गोली थी। इसलिए
मैं तो आज भी कह रहा हूं कि एक मौका देना चाहिए फौज में मुस्लिम बच्चों को। ये पाकिस्तान उकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश ये सब का है। खाना खाने के बाद दांत खोदने से बेशी की औकात नहीं है। मौका तो देकर देखिए मुसलमानों को। सर अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आपका भी काफ़ी कीमती समय है और देख रहे हैं जिस तरह से अभी आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो अंतिम सवाल ये है सर, आपने झारखंड के हजारीबाग में एक बयान दिया था 2023 का, जहाँ तक हमको याद है कि आपने कहा था कि करबला का मैदान बना देंगे। तो क्या लगता है कि नेता के तौर पे वो बयान, और आप आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में वो बयान सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए थी या सिर्फ राजनीति आवेश में आपने वो बयान को दिया था? उसके बारे में हम आपसे सर जानना चाहेंगे और आप तो न कभी मैं आवेश में रहता हूं और न कभी गुस्सा हमको आता है। और कोई भी बयान राजनीतिक लोकप्रियता के लिए नहीं। जो अनजान है वो अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। सच ये है कि जिन लोगों ने करबला समझा नहीं और जिन लोगों को करबला का इतिहास नहीं मालूम है, उन लोगों को लगा कि हमको कोई बड़ा मजबूत औजार मिल गया है घेरने का। करबला में दो धारा था, एक सब्र का, एक जब्र का, एक प्यासे का, एक पानी बंद करने वाले का। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हम सब्र के साथ साहस रखते हैं। हम प्यासे रहकर जमाने को पानी पिलाते हैं। और आज भी भारत में लोग देख रहे हैं और हमें गर्व है कि भारत का बहुसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को फील कर रहा है कि हर तरह की प्रताड़ना के बाद भी सब्र का दामन मुसलमान नहीं छोड़ रहा है। हर तरह के प्रताड़ना के बाद भी आवेश में नहीं आ रहा है। तो कल भी करबला के साथ मैं था, कल भी करबला मेरा था, आगे भी करबला मेरा ही रहेगा। तो आपने सुना कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी ने अब मुखर होकर किस तरह अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नए वीडियो में हम किसी नए मेहमान और शख्सियत से बात करेंगे और आपके सामने साझा करेंगे। धन्यवाद। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।